हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 19 है। इससे पहले मैंने 18 पार्ट इसके डाल चुकी हूँ और मैं ये यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आई हूँ। 1000 क्वेश्चन सीरीज़ है ये हमारा मेरा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप पिछली वीडियो भी देखना। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप किसी भी स्टेट का यू टीजीटी पीजीटी दे रहे हो या आप यूजीसी नेट देना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का देना चाहते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लास रहेगा अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो। अभी फिर यूपी में भी एलटी ग्रेड और जीआईसी कभी भी निकल सकता है इसकी वैकेंसी। और यूपी टीजीटी पीजीटी भी शिक्षा आयोग तो बन चुका है, अब सिर्फ अध्यक्ष नियुक्त होने बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि जून फर्स्ट वीक या जून मतलब समझ लो जून में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो आपकी उसकी पीजीटी और टीजीटी के लिए अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है या जो सिविक्स बोलते हैं वहाँ पे, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और हाँ, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ आर्टिकल बताती हूँ। कुछ आर्टिकल कहने का मतलब मैं सीरियल वाइज आर्टिकल बता रही हूँ। तो मैं पिछले क्लास में 224 आर्टिकल तक बता चुकी हूँ। तो आप मेरी क्लास स्टार्टिंग से देखोगे, हर क्लास देखोगे तो आपका एक रिदम बनेगा और काफ़ी आप खुद ही देखोगे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये क्लास। तो देखो 224 जो सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड 214 से आर्टिकल है, तो 214 से लेके 224 तक मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था। आज 224 क, ये जो क ख ग आर्टिकल देखते हो आप, तो वो जब संशोधन हो के जब जुड़ता है तो वो है। तो इसके हमारे आर्टिकल 395 ही है, बट उसके अंदर क ख ग जुड़ जाता है। नंबर चेंज नहीं होता, नंबर उतना ही रहता, बस उसके अंदर सब सेक्शन जुड़ जाता है। तो 224 क क्या बोलता है? तो 224 बोलता है उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 225 क्या बताता है? आर्टिकल 225 विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। आर्टिकल 226 कुछ रेट निकालने का उच्च न्यायालयों की शक्ति। जैसे आर्टिकल 32 से सर्वोच्च न्यायालय को रेट निकालने की शक्ति है, तो 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को आर्टिकल निकालने की शक्ति है। और 226 क क्या बोलता है? 226 क के अंतर्गत कार्यवाही में केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार, इसको निरस्त कर दिया गया। तो छोड़ो, ये तो आप 226 का देखने की जरूरत है, ये निरस्त हो चुका है। 227 आर्टिकल क्या बोलता है? सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आर्टिकल 228 बोलता है कुछ मामले का उच्च न्यायालय के अंतरण। आर्टिकल 229 बोलता है उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक का व्यय। आर्टिकल 230 बोलता है उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार। आर्टिकल 231 बताता है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। दो या दो से, ये इंपॉर्टेंट है 231 आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम इस आगे के आर्टिकल को मैं बताऊंगी। उसके बाद आगे का आर्टिकल 233 से अधीनस्थ न्यायालय के बारे में है। तो इस तरह से आपकी अगर आप हर दिन मेरी क्लास देखोगे, ये वाली सीरीज देखोगे, तो आपके आर्टिकल भी 395 यू आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर दिन 5 से 10 आर्टिकल के बीच बताती हूँ। किसी में लगातार रहता है तो मैं 10 आर्टिकल भी बता देती हूँ। ऐसे जनरली 5 से 6 आर्टिकल मैं हर दिन बताती हूँ। और इससे क्या होगा, हर आर्टिकल आपको याद नहीं होगा, बट आप ये समझ लोगे अच्छा ये उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल था, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल था, तो जो अलग ऑप्शन देगा तो आप उसको एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो एक बार जब मेरा ये पूरी आर्टिकल एक बार मैं बता दूंगी, फिर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो कई सारे एग्जामों में पूछी गई आर्टिकल है, उसकी एक सीरीज लेके वो एक दिन मैं आपको क्लास में बता दूंगी। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैं 75 क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है मैं फिर बता देती हूँ। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2020 में और 21 जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था, क्योंकि कोविड के कारण कंबाइंड एग्जाम हो रहा था। जैसे हर साल 2 एग्जाम होता तो एक ही एग्जाम हो रहा था, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो मैं 75 क्वेश्चन तक पहले बता चुकी हूँ, आज 76 क्वेश्चन से बचाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, वीडियो को मेरे लाइक कीजिए। और आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की भी बहुत अच्छी क्लासेस मिलेंगी। मैंने पॉलिटिकल थ्योरी बहुत अच्छे से कराया है टॉपिक वाइज,
और टॉपिक वाइज उसकी एमसीक्यू भी कराई है। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट से भी हो तो हिस्ट्री सब्जेक्ट की भी मेरी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जो आपके आगामी भी किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट तो हर एग्ज़ाम में आता ही है, जीके पोर्शन में भी आता है, तो आपके लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट पे जाओ, चेक करो, जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो आप एक बार ज़रूर देखना, आपको काफ़ी उससे सहायता मिलेगी और आपको आपकी स्टडी में एक बूस्टर का काम करेगा। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित विभिन्न चरणों में नारीवादी आंदोलन आंदोलन के विचारधारा संबंधित केंद्रीय विचार को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कि जो नारीवादी आंदोलन हुए थे उसके भी जो चरण, 3 चरण हुए थे, उसमें क्या क्या हुआ तो उसको कालक्रमानुसार, मतलब उसको सीरियल वाइज करना है। तो देखो, सबसे पहले मताधिकार देने का अधिकार, ठीक है, सही है सब। उसके बाद क्या, सामाजिक आर्थिक समानता, ठीक है, फिर सांस्कृतिक तथा संदर्भ पर बल, फिर पर्यावरणीय नारीवादी। तो ये सीरियल वाइज है, ABCD। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, हन्ना आरेंट की रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक साइड वो ईस्वी सन दिया हो, एक साइड इनकी बुक्स का नाम। तो चलो इसी बहाने आपको ये इनकी 4 बुक और वो कब कब वो उन्होंने प्रकाशित किया था वो भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहला उनका बुक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951, फिर है द ह्यूमन कंडीशन 1958, ऑन रिवोल्यूशन 1963, ऑन वायलेंस 70। पहले रिवोल्यूशन होगा फिर वायलेंस होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हम याद करेंगे, देखो ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म, पहले ओरिजिन हुआ, फिर किस कंडीशन में हुआ, तो द ह्यूमन कंडीशन हो गया, फिर रिवोल्यूशन हो गया, तो रिवोल्यूशन के बाद फिर ऑन वायलेंस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तकों कहाँ। देखो भीमराव अंबेडकर, अब देखो अन्ना हजारे का भी देख लिए, भीमराव अंबेडकर का भी पूछता, मार्क्स का भी पूछता, ये सब तो हर मतलब हर एक साल छोड़ के यूजीसी नेट में भी, और आप किसी भी हायर का एग्जाम दो, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, कहीं का भी दो, अगर पीजीटी लेवल का आप दे रहे हो। और हाँ, ये मेरे ये जो क्वेश्चन सीरीज है, आप अगर DSSS में पीजीटी देना चाहते हो तो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखो आप कितना भी थ्योरेटिकल पार्ट कर लो, जब तक आप MCQ नहीं लगाओगे तब तक आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि कितने MCQ आपके सही हो रहे हैं। तो जब भी हम, मेरा तो यही है कि मैं अगर थ्योरेटिकल पार्ट कराती हूँ, हाँ मेरे चैनल पे अब आपको अगले दिन से आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी क्रैश कोर्स में स्टार्ट कर रही हूँ, जो यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारा कवर करा दूंगी आपको। तो देखो, गांधी एंड गांधीज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, ये इनका जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज था ना, ये इनकी PhD का जो थीसिस था उस पे था। फिर बुद्धा एंड द हिज धम, द राइट एंड द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो इसका सबसे पहला है ये BDCA, ये सबसे बाद में है, मतलब अकॉर्डिंग टू इस 4 में ये सबसे बाद में है। तो आप लिख लो द राइज एंड द फॉल ऑफ हिंदू वुमेन, फिर द बुद्धा एंड द, तो सबसे पहले 1923 में प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज, बी सबसे पहले है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, क्योंकि ये उनका क्या बोली मैं, PhD की थीसिस का जो वो रहता है वो था इनका ये। फिर द राइट ऑफ द राइट राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन 1951, द बुद्धा एंड हिज धम्मा 1957, गांधी एंड गांधीज्म 1970। तो देखो 51 में इन्होंने ये लिखा, और इनका क्या है 51 में, इनका तो ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन दोनों 51 में है, और इनका ये वुमेन, द राइज ऑन वुमेन, ठीक है
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के, देखो प्रकाशन वाला कितना आ रहा है कालक्रम, अभी इसमें थिंकर नहीं बताया लेकिन कब कौन, तो आपको ये पता होगा कि कौन सा थिंकर लिखे हैं, तो इससे आप पता चलो कि कब कौन सा थी। देखो चलो ठीक है, देख तो करते हैं हम। अच्छा इसमें स्टार बनाओ, यानी इसको एलिमिनेट किया गया होगा, तो हम देख लेते क्या क्या है। देखो F.A. बेंटले की पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908, रॉबर्ट डहल की पुस्तक है द मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, डेविड एस्टन की बुक है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ, डेविड ईस्टन नॉट एस्टन, डेविड ईस्टन की द सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। फिर है चार्ल्स वर्थ की है कंटेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 1908 A B C D। अच्छा ऐसे ही है, ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार इसको लिख लो, अगर लिख नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों के उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए कितना आ रहा है ये, अभी इंटरनेशनल से हो गया, अब इसका सबका देख लो क्या क्या है। वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648, यूस्ट्रेच की संधि 1713, वर्साई की संधि तो आपको पता था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संघ 1945, एक मिनट, हाँ फिर है भारत, अब ये आप इसको लिख लो, वर्साई की संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर 26 जून 1945। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन कौन सा समझौता कब हुआ उसके हिसाब से। देखो भू सीमा समझौता, ताशकंद समझौता, मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी, भारत रूस मैत्री। इस तरह से क्वेश्चन आप करोगे ना तो एक साथ 3-4 क्वेश्चन हो जाता है। अभी इसमें ये पूछा, कभी एक सिर्फ यही पूछ देगा, सिर्फ ईसवी सन के ताशकंद समझौता कब हुआ था, भारत रूस मैत्री समझी कब हुई थी। अब इससे पहले के शायद, हाँ भारत इससे पहले के मतलब किसी साल ये भी क्वेश्चन ये आया हुआ, एज ए इंडिविजुअल क्वेश्चन ये आया था। तो देखो भारत बांग्लादेश अभी तो हम लोग किए थे, तो था ना इससे पहले ही वाला में था कि जो 100वां जो हमारा हुआ है संशोधन भी हुआ, तो भारत बांग्लादेश से जो भूमि जो विवाद था उस पर समझौता हुआ, 100वां संवैधानिक संशोधन है वो 2015 में हुआ है। अब ये आपका ताशकंद समझौता तो सबको पता होगा, हम लोग स्कूल टाइम में भी ये पढ़े थे 1966 में। फिर मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी ये 1963 में, और 1971 में हुआ है भारत रूस मैत्री 9 अगस्त 1971। अगला है निम्नलिखित में को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन, ये तो लगता है जो भी एग्जामिनर सेटर था सारा काल क्रमानुसार ही सब उठा उठा के रख लिया, देख रहे हो। तो ये तो मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर आप देखो, चलो कम्युनल अवार्ड, साइमन कमीशन कब आया था पता, प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी में 1932 में ये हुआ था, 1930 में हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में, और कम्युनल अवार्ड 1932 में। तो ये तो आप कर लोगे, ये तो हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ये समझो मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं, है ना। अगला है निम्नलिखित मजदूर संघों को उनके गठन के वर्ष के अवरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसको आप सबको लिख ही लो। देखो सबसे पहले क्या है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890। फिर है अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल लेबर एसोसिएशन 1918। फिर है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन INTU 1947, 3 मई 1947। भारत मजदूर संघ 23 जुलाई 1955। ठीक है, सबका हो गया। आगे चलते हैं। रेसिस लिंकर्ट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंधन के पद्धतियों की पहचान की, उन्हें दक्षता को अब आरोह क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हितकारी सत्तावादी विमर्शकारी नेतृत्व, सहभागी शोषण काल सत्तावादी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
पहले शोषण होगा, फिर उदार हितवादी, फिर विमर्श, फिर सहभागी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी एक तरह से कालक्रमानुसार। चलो हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा। देखो तो क्या नाम है, ये हेजर का सबसे पहले है पब्लिक, हाँ ये तो ऐसे पब्लिक पॉलिसी, ये हुआ 68 में। फिर हो गया थॉमस आर की पुस्तक अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी का प्रकाशन 1972 में। फिर है द होराइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2016 में। एडर्सन की पुस्तक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग 1975 में। तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे है कि बी आर अम्बेडकर क्या कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो बी आर अम्बेडकर वर्तमान संघीय ढांचे के आलोचक थे। उसका कारण क्या बताया, अम्बेडकर के अनुसार स्थानीय स्वशासन के पास वास्तव में न तो विधायी शक्तियां हैं और न ही कार्यकारी। तो इसमें क्या है, तो दोनों कथन और कारण सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन कारण का ही है। जॉन लॉक स्वायत्त व्यक्तिवादी प्रदर्शित किया गया है। फिर उसका कारण है जॉन लॉक केवल हित की वृद्धि करने के पक्षधर नहीं थे। तो दोनों सही है बट सही व्याख्या, क्योंकि दोनों अलग बातें कर रही है तो दोनों सही बोल रहा है बट उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का है। शांति और सुरक्षा संबंधित मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। तो ये तो पहला ही गलत है भाई, है ना। नहीं पहला तो सही है ना। देखो ठीक है। अगला है हाँ ठीक है। अगर यूएन सुरक्षा पर्याप्त रूप से विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन सी ए इज सत्य परंतु आर इज असत्य। हाँ ठीक है। देखो क्या बोलता है, शांति और सुरक्षा संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ठीक है। आगे है अब इसको इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ, अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इस ये वीडियो को रोक के आपके एक बार इसको रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मैं थोड़ा रोक देती हूँ इसको, आगे चलते हैं। आगे है भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। उसका कारण क्या बोलते हैं, भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है। तो दोनों सही और सही उसकी व्याख्या कर रहा है। आगे भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, जिन परिस्थितियों में संघीय इकाइयों को एकजुट करने के लिए केंद्रीय शक्ति के हस्तांतरण के लिए तैयार हुआ है, उसके कारण भारत एकजुट रखने वाला संघ दृष्टित्व है। फिर गठबंधन युग और केंद्र में कमजोर सरकारों के होने के साथ शक्ति विभाजन की इस असीमित के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्ता की मांग की जाने लगी है। तो दोनों सही है बट सही व्याख्या कर रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड क्वेश्चन 19 से लेके 100 तक ये है आपका पैराग्राफ है। तो आप पैराग्राफ को एक बार पढ़ो। अगर आप ये पैराग्राफ वाला करना चाहते हैं तो पैराग्राफ को रोक के आप पढ़ लो। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे का क्वेश्चन कर लो। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो पैराग्राफ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर आपको किसी वजह से मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए आपके हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो। और आप किस तरीके की वीडियो और चाहते हो, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हो। कौन सी टॉपिक आपके लिए ज़्यादा वो लग रहा है, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।